हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और मेरे यूट्यूब चैनल ममता प्रजापति रियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको लौकी के कोफ्तों की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक लौकी ले ली है और इस लौकी को मैं छील ले रही हूँ। तो इसे मैंने पहले धो लिया था और धो के मैं छील रही हूँ और फिर से इसे मैं धोऊँगी। और मैं इसे धो के ले आई हूँ और मैं इसके 2 पीस काट के, तो मैं इसको आधे आधे करके इसको कद्दूकस कर लूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने बड़ी साइड से कर रही हूँ, क्योंकि जो बारीक साइड से कद्दूकस करूँगी तो फिर वो बहुत बारीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं बड़ी साइड से ही कद्दूकस ये कर रही हूँ। और ये मैंने सारी लौकी कद्दूकस कर लिया और इसका मैं निचोड़ के पानी निकाल रही हूँ। तो ये इस तरीके से इसका पानी निकालना चाहिए, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा गीली सी हो जाती है। तो ये मैंने पानी ले लिया है और ये पानी भी मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि लौकी के में इसके बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, तो वो भी हमें यूज़ करने चाहिए। और इसमें मैंने जो बेसन है ये ले लिया है, ये मैंने छान लिया था और थोड़ा सा बेसन मैंने इसमें बचाया है। तो ये बेसन में मैं थोड़ा मसाला डाल रही हूँ। तो बेसन और लौकी में तो ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा नमक इस और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये मैं सब मिक्स करके फिर मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई भी गैस पे रख दी है और इतने मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तो उसके साथ फिर मैं ये अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये सब मिक्स हो जाएंगे तो मैं ये कोफ्तों के लुक दे के इन्हें इस तरीके से मैं बना लूँगी। तो मैंने इतने मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तो पहले मैं इतने बना के ये रख ले रही हूँ और बस इस तरीके से ही मैं इसको बना लूँगी सारे। और मैंने अब ये कढ़ाई में मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें ये कोफ्ते इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये बस इस तरीके से ही ये मैंने फ्लेम भी गैस का तेज कर रखा है, तो ये कम गैस उस पर नहीं करना चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए, फुल फ्लेम पे ही करना चाहिए। और ये मेरे कोफ्ते हो गए हैं। तो इतने मेरे ये हो रहे थे, तो इतने मैंने और भी सारे अपने कोफ्ते बना लिए थे। तो मैं अब इन्हें निकाल के फिर मैं और अपने कोफ्ते डाल दूँगी कढ़ाई में और सारे कोफ्ते इसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से कोफ्तों की लौकी की सब्ज़ी अगर मैं वैसे ही बनाती हूँ तो ये मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो अगर मैं इनके कोफ्ते बना देती हूँ तो ये खा लेते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर फिर लौकी को वैसे सादा तरीके से ना बना के ऐसे ही बना लेती हूँ। लौकी वैसे चने की दाल डाल के या सादा भी आप ऐसे ही बनाओ तो वो तब भी काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन आप सब तो जानते ही हैं कि बच्चे लौकी खाना कम ही पसंद करते हैं। तो ये मेरे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसमें जीरा हींग इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, वही ऑयल मैंने यूज़ कर लिया था, उसी कढ़ाई में मैं इसे फिर छोंक दूँगी। तो फिर मैंने ये प्याज भी इसमें इस तरीके से ऐड कर ली है। तो बस ये प्याज भुन जाए और मैंने थोड़े टमाटर और हरी मिर्च भी ली है। तो ये प्याज मेरी लगभग भुन के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं ब्राउन कलर की होगी तो मैं अब इसमें हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर लिया और थोड़ी देर बस मैं प्याज के साथ मसाले आपको मैं ज़्यादातर सब्जियों में अपनी ऐसे ही पहले मसाले डाल के प्याज के साथ भून लेती हूँ, फिर मैं नमक भी उसी के साथ में फिर ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से फिर ये मेरा अब ये मसाला भुन गया है। तो मैं अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब ये मेरा मसाला लगभग रेडी हो चुका है और मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे फिर से पकाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मैं बस थोड़ा सा पानी डाली थी। पहले मैं सोच रही थी अभी थोड़ी देर और रुकूँ, इसलिए मैं अपना ये पानी रोक दिया था। फिर मैंने सोचा अब मैं डाल ही देती हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और भी काम करने होते हैं। तो मेरा काम शिफ्टों में लगा हुआ होता है, मैं किसी टाइम कोई सा काम करती हूँ, किसी टाइम कोई सा करती हूँ। तो खाने के टाइम पे तो फिर खाने का ही होता है। तो इसी मसाले में मैं शुरू में बताया था थोड़ा सा बेसन रोका है, तो मैंने ये मसाले में ये थोड़ा सा बेसन डाल दिया ताकि इसकी जो ग्रेवी बने तो वो भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसमें वो बेसन भी ऐड करा था। और ये जो मेरे पास लौकी का पानी था फिर मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने वो वेस्ट नहीं जानती थी। और इसमें मैं इस जो बाउल में मैंने कोफ्ते के लिए बेसन और लौकी ऐड की थी, तो वो भी मैंने धो के इसमें डाल दिया है ताकि मेरी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। तो हम लेडीज़ का फिर ऐसे ही जुगाड़ रहता है खाना बनाने में, तो मैं भी वैसे ही कर लेती हूँ। और ये इस तरीके से मैंने इसकी ग्रेवी को पकने रख दिया है। जितना मुझे इसमें पानी ऐड करना था मैंने इसमें अब ये
पानी भी ऐड कर दिया है और इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें फिर कोफ्ते ऐड कर दूंगी। और कोफ्ते तो वैसे ही जब फ्राई होते हैं तो कुक हो ही जाते हैं, बस ये ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैंने ये अभी कोफ्ते रेडी हुए, थोड़ी देर में मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे हटा दूंगी। ये मैं थोड़ी जो ग्रेवी है गाढ़ी ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये रात के लिए चाहिए थी, तो इसलिए मैं इसमें रोटियां ही सेकूँगी और चावल नहीं बनाऊँगी। चावल के साथ मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ, तो ये मैंने फिर गाढ़ी ग्रेवी के साथ कोफ्ते बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है इसमें, और ये मेरे कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं और मेरा जो खाना था रेडी हो गया। अब मैं जो मेरा बाकी का काम है, तो ये मैंने जो सूट की कटिंग दिखाई थी उसी सूट को मैं अब ये सिल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सलवार सिल रही हूँ। तो ये मेरे पास बुकरम है और थोड़ी सी ये अच्छी शूट नहीं हो पाई है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बुकरम मैंने 1.5 इंच के लगभग लंबाई में काटी है। तो अब ये मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं और ये मैंने दोनों पाइंचे के लिए काटी है। और मैं फिर ये अब मैं इसकी जो मैंने सामने के पल्ले थे उनके लिए ले लिया है और मैं इसको काट के फिर 2 जुड़े हुए थे वो, तो मैं अब इसमें कलियाँ जोड़ूंगी। तो एक इस साइड और एक इस साइड 4 कलियाँ हैं, दोनों में जोड़ूंगी। चारों कलियाँ इसी तरीके से मेरी इसमें हो जाएंगी। तो ये कलियाँ मैंने इसके साथ सेट कर ली और उल्टा और सीधा ये भी देख के ही कलियाँ जोड़नी चाहिए। तो ये मैं जो कलियाँ जोड़ रही हूँ, तो जो किनारी साइड मेरे पास आई है, तो किनारी और किनारी एक दूसरे को मिला के मैं किनारी की साइड किनारी ही बना रही हूँ। और जो दूसरी साइड है जो कटिंग का आया हुआ है, तो वो मैं फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड करके अंदर को दबा देती हूँ ताकि कोई जो धागे निकलते हैं वो ना निकले। तो फिर मैं इस तरीके से, अब मेरी धागा टूट गया था तो मैं धागा डाल रही हूँ सुई में। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि झूसड़े भी ना निकले और जो धागे निकलते हैं और फिर हमारी कपड़ा सही से सिल जाए। तो इसी तरीके से मैंने ये और दूसरी कलियाँ ले ली हैं और वो भी मैं इसमें जोड़ दे रही हूँ। तो दोनों पल्लू इसमें सही से साफ़ नहीं दिखा है क्योंकि उस टाइम धूप का टाइम हो गया था जब ये मैं सिल रही हूँ और धूप काफ़ी अच्छी सी वहाँ पड़ रही थी। तो मेरी जो सिलाई मशीन है उस पर उसकी लाइट पड़ने की वजह से कपड़ा भी लाइट कलर का था, तो वो अच्छे से नहीं दिख पाया। मुझे इतना पता नहीं था कि इस तरीके से नहीं दिख रहा, तो मैं फिर अभी इसको शूट करते हुए थोड़ा ध्यान देती, तो मुझे मालूम नहीं था। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये कलियाँ मैं इस तरीके से जोड़ लूँगी। सारी चारों कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं। तो ये मेरी कलियाँ जुड़े हैं और ये मैंने जो फिर जो आसन होता है, फिर आसन की दोनों साइडें वो भी इसमें जोड़ ली हैं और दूसरे साइड की भी मैं आसन की ये ले रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो भी मैं इसमें जोड़ लूँगी। ये दोनों मैंने पल्ले मिला लिए हैं और ये भी मैं जोड़ दूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाती हूँ और अगर आप चाहो तो आप भी डबल सिलाई लो, क्योंकि आसन की जगह जल्दी से उधड़ जाती है सिलाइयाँ, तो वहाँ पर डबल लगा दो आप तो अच्छा ही रहता है। तो इसलिए मैंने डबल सिलाई यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरीके से ये फिर मेरी ये जो आसन है वो भी जॉइंट हो चुका। अभी ये मैं पाइचा बनाने जा रही हूँ सलवार का, तो उसके लिए मैंने पट्टी ली थी और ये जॉइंट थी तो मैंने ये काट लिया। अब ये मैं आधा इंच के लगभग छोड़ के नीचे के लिए ये मैं दिखा रही हूँ, दिख नहीं रहा है तो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आधा इंच छोड़ के मैं इसको इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो ये बुकरम मेरी चिपकाने वाली नहीं थी, अगर चिपकाने वाली बुकरम होती है तो आप चिपका सकते हो। तो मैंने इस तरीके से दोनों पट्टियों पे इस तरीके से सिलाई ये लगा ली है और फिर जो मेरा बाकी का जो कपड़ा था वो एक्स्ट्रा वो मैंने काट दिया। अब ये जो दूसरी साइड का कपड़ा था वो भी मैंने उसी बुकरम के ऊपर फोल्ड करके फिर सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से ये मेरी बुकरम की लगी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं और ये मैं अब सलवार में इसको जॉइंट करूँगी। तो जो मेरा पाइचा था वो मैंने जो धागे वगैरह निकले थे या थोड़ा सा उसका जो छांट होता है वो मैंने किया और उसके बाद ये पट्टी में जो मैंने आधा इंच छोड़ा वो साइड लेके वहाँ से जॉइंट कर रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैं इसको जॉइंट कर दूँगी और फिर जो दोनों ही पाइचों पर मैं ये इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी और ये मेरी सलवार की जो बुकरम वाली पट्टी है ये जॉइंट लगी। सलवार के पाइचे में हमेशा बुकरम ही लगानी चाहिए, क्योंकि बुकरम लगाने से क्या होता है हमारा पाइचा बहुत अच्छे से बनता है और उसमें बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो फिर इसमें आप बुकरम ज़रूर लगाइए।
तो इस तरीके से मैं ये सिलाई लगाई हूँ। जिस डिज़ाइन का भी आप बनाना चाहो, क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें मैं अगर पाइचा दिखा रही हूँ लेकिन दिखेगा भी नहीं, और कुछ लाइट की वजह से भी ये नहीं दिख रहा है। तो ये बस सिलाई मैंने लगाई है और आधा इंच छोड़ के फिर दूसरी सिलाई लगाई है, फिर 1 इंच छोड़ के दूसरी सिलाई, और फिर आधा इंच छोड़ के मैंने सिलाई लगाई है। और फिर मैंने लहर वाली डिज़ाइन इसमें पाइचे में बना दिया था। मैं किसी और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ सिलाई है, लेकिन वो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत ही इसको जूम करके दिखाती तब जाके दिखता। और फिर ये लाइट कलर का कपड़ा है तो इसमें फिर ज़्यादा नहीं दिखता, प्रिंटेड हो और लाइट कलर हो तो कम ही दिखाई देता है। तो मैं दिखा तो रही हूँ लेकिन नहीं दिख पा रहा है। ये कुछ थोड़ा थोड़ा दिखा, मैंने लहरें टाइप से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं पाइचे की। तो इस तरीके से मैं सारे पाइचा ये कंप्लीट कर दूँगी दोनों साइडों से लहरों। मैंने बीच में बड़े बड़े लहर वाला पाइचे की सिलाई लगाई थी। अब ये मेरे पाइचे लगभग बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं ये पाइचे की सिलाई लगाऊंगी। तो जो मुझे पाइचा कितने इंच का रखना है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी सेमी पटियाला सलवार है, तो पटियाला सलवारों में पाइचा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि उनमें सलवार का काफ़ी ज़्यादा घेर होता है, तो उसकी वजह से फिर वो पाइचा नीचे को आता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है, तो उसका पाइचा छोटा ही रखते हैं। तो ये मैंने 6 इंच का पाइचा इसमें रखा है। तो ये बस 6 इंच का मैं जब पाइचा ये शुरू कर रही हूँ तो 2-3 सिलाइयाँ मैंने वहीं पर लगा ली हैं, क्योंकि पाइचा सब पहनते हुए कई बार उधड़ जाता है, तो फिर वहीं पे थोड़ा सा 2-3 सिलाइयों का टाँका मार दो आप, तो अच्छे से वो फिर उधड़ता नहीं है। तो इस तरीके से ये मैं सारे जो मेरी सलवार की कलियों का अरेबियन साइड है तो वो मैं जो मिला ले रही हूँ। और इस तरीके से मैं ये पूरी सिलाई फिर इस पाइचे से शुरू करके फिर आसन के जो सिलाइयाँ हैं वो भी आपस में मिला के मैंने इसमें पूरी कर ले रही हूँ। तो ये मेरा पाइचे का दूसरी साइड आ गई है और मैंने पूरी कर दी है वो। और अब ये मैं बेल्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं बेल्ट मैंने ले ली है। बेल्ट ये मेरी बिना जोड़ के ही आ गई थी। अगर नहीं आती है तो मैं फिर जो बचा कुचा कपड़ा होता है उसे जोड़ लगा के भी हम बेल्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच के लगभग ऊपर छोड़ा है, क्योंकि आधा इंच मुझे अंदर मोड़ना था और 2 इंच का मुझे नेफा मोड़ना है। तो ये मैंने छोड़ के फिर ये मैंने मशीन पीछे वापस कर दी है बैक साइड में। और इस तरीके से मैं ये डबल सिलाई लगा के इसे नीचे उतार लूँगी। अब मैं इसकी जो मैंने कपड़ा जो मेरे दोनों पट्टियाँ आई हैं तो उनको मैं फिर मोड़ूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर करके फिर डबल मोड़ लूँगी, ताकि वो इतने से भी झूठे ना दिखें। तो ये मैं डबल मोड़ ले लूँगी, एक बार में थोड़ा मोड़ूंगी और फिर एक उसके बाद में थोड़ा सा उससे ज़्यादा मोड़ के फिर मैं इस तरीके से मोड़ूंगी। तो इस तरीके से मैं ये पूरा ऊपर तक ले आऊँगी। इस तरीके से ये मैंने फिर ऊपर ले आऊँगी तो ये मेरा पूरा ऊपर तक आ ही जाएगा। और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से इसका नेफा ये मोड़ लूँगी। तो इस तरीके से आप नेफा मोड़ सकते हैं। सलवार की स्टिचिंग करना तो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिलाई जो होती है वो सीधी ही होती हैं। तो ये नेफा इस तरीके से दूसरी साइड का भी आप मोड़ लें। अगर आप सिल रहे हैं तो इस तरीके से आप मोड़ सकते हैं और दूसरी साइड से भी आप मोड़ के इसे ले आइए। और अब ये मैं जो है मैं बेल्ट के साथ अपनी जो सलवार है वो जो घेर था वो जॉइंट कर रही हूँ। और ये मैंने जो प्लेटें हैं वो डाल रही हूँ। तो ये मैंने प्लेटों की जो साइड है तो वो इधर की रखी है, और जहाँ तक मेरा जो नेफा आएगा वहाँ तक ये मैं सारे जितना मेरा घेर है इस तरीके से मैं इधर को मुँह रखूँगी उसका। और फिर और ये मैंने जो बेल्ट है बेल्ट के सेंटर में लिया है, और सेंटर में ही ले आपको या तो आप चौक से निशान लगा लीजिए या फिर आप थोड़ा सा कट का निशान लगा लीजिए। इस तरीके से आप ये जॉइंट करिए, क्योंकि फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो फिर वो दो ख़राब हो जाता है, फिर उधेड़ना पड़ता है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इधर की तरफ मैंने अपनी जो प्लेटें हैं उन्हें मोड़ा है। और अब मैं जो दूसरी साइड आएगी तो उसका उधर मुँह करूँगी। तो मैंने ये फिर उधर का मुँह कर लिया। और ये मेरी जितना गैप था बेल्ट का वो बाकी का मैं इसमें फिर सिल दूंगी आगे तक। और ये पीछे जो सेंटर है हमारी बेल्ट के 2 बनते हैं, तो एक पीछे और एक आगे। तो पीछे वाले में जो सेंटर मेरे नेफे का आया तो वहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा था, इधर भी और इधर भी एक प्लेट का। तो वो मैंने एक इधर को मोड़ के और एक इधर को मोड़ के लिए मैंने इस तरीके से फिर बेल्ट जॉइंट करी है। तो ये मेरा नेफा आज ये मेरा जॉइंट हो चुकी है बेल्ट।
और अब मैं नेफा मोड़ रही हूँ। तो ये मैंने लिया है और ये 2.5 इंच लिया मैंने, एक फोल्ड बारीक वाली ली है और एक चौड़ी जो नेफा में मुझे मोड़ना है नाड़ा या लास्टिक डालने के लिए। तो इस तरीके से ये मैंने नेफा इसका ले लिया है और ये पूरा नेफा मैं इसका इसी तरीके से 2 इंच का पूरी इधर का तक घुमा के ले आऊँगी। तो ये मेरा पूरा नेफा हो जाएगा। तो सलवार का ये इसकी जो सिलाई होती है ज़्यादातर तो सीधी सीधी होती है और ये मेरा इस तरीके से नेफा यहाँ तक आ चुका है। तो अब ये मैं पूरा कंप्लीट इसी तरीके से इसको सीधा सीधा मैं कर लूँगी, इसमें कुछ और नहीं करना होता है। तो ये मेरा नेफा यहाँ इस तरीके से आ गया है और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी सलवार अब बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये मेरी सलवार बन के रेडी हो चुकी है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो बस इस तरीके से सलवार बन जाती है। आप सलवार भी सिलना ईजी है और सूट भी आप ईजी तरीके से सिल सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।